और ये इस तरह की मिसाइलें बना रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना का खासतौर पर जिक्र किया, जो यूएस तक पहुंच सकती हैं। तो अब जो फोर्सेज आ रही हैं वो तो ऐसी हैं कि उनका नाम ही आपको नहीं पता चलेगा, उनसे बातचीत तो आप छोड़ दीजिए, और ज्यादा वो कमिटेड हैं कि हम ईरान और इजराइल और अमेरिका को हम खत्म करें। ट्रंप को पहले अंदर आने देंगे थोड़ी दूर तक, फिर उसको वहां एम्बुश करके वो अमेरिकन सोल्जर्स की भारी मात्रा में किलिंग करेंगे। एक ही तरीका है कि ट्रंप यूनिलैटरली सरेंडर करे और इजराइल को अपने हाल पे छोड़ दे, जो कि संभव है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इसमें घसीटना ये कितना डेंजरस है? ये क्या आगे की फ्यूचर प्लान की तरफ कोई इशारा करता है? पाकिस्तान को वो अमेरिका अपना एलाई समझता है, लेकिन पाकिस्तान ने इधर ईरान के सवाल पे एक इंडिपेंडेंस दिखाई है विसावी अमेरिका की, हम ईरान की हेल्प करेंगे। वो चाइना और रशिया को भी एक सबक सिखाना चाहते हैं, और वो सबक संभव नहीं है सिखाना जब तक पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को डील ना किया जाए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को भी आप और इजराइल ने अगर एक तरफा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया तब तो बवाल ही हो जाएगा। तब तो फिर पाकिस्तान से लेके नॉर्थ कोरिया से लेके तब फिर सऊदी अरब और सारे मिडिल ईस्ट के जो तेल के कुएं हैं वो फिर जलेंगे। 19 दिन के बाद अब ये लग रहा था कि शायद जंग जो है वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ये और ज्यादा विकराल और खतरनाक रूप लेती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अली लारीजानी की शहादत हुई, उसके बाद ईरान ने ये तय कर लिया कि अब वो इंतकाम लेगा, और ऐसा इंतकाम लेगा कि आसपास जो है, चाहे इजराइल हो या जीसीसी कंट्रीज हो, खासतौर पर इजराइल कांप जाएगा। कल तुलसी गबार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु हथियार जो है वो नहीं बना रहा था ईरान। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल ने उसके ऊपर हमला क्यों किया। दूसरी बात जो बहुत खतरनाक है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, चीन का, रशिया का, नॉर्थ कोरिया का उन्होंने नाम लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑब्वियसली न्यूक्लियर संपन्न ये देश हैं और ये इस तरह की मिसाइलें बना रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना का खासतौर पर जिक्र किया, जो यूएस तक पहुंच सकती हैं। अब ये क्या किसी और तरह की प्लानिंग की तरफ इशारा करता है? क्योंकि यूएस इसी तरीके से अपनी बातों को शुरू करता है, और फिर जो होता है पूरी दुनिया देख रही है। देखिए बुशरा जी, क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जो अली लारीजानी की जो शहादत हुई और उसके पीछे जो ईरान की पूरी पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, क्योंकि उससे बहुत कुछ समझ में आएगा अभी जो हो रहा है। क्या है कि जब करीब 15-16 मार्च के करीब जब ट्रम्प इस तरह के बयान देने लगे थे कि हम पीछे हट सकते हैं, या हम कुछ बातचीत की सोच रहे हैं, या फिर वॉर खत्म हो गए, मतलब वॉर में जो हम चाहते थे कि ईरान के हमने वेपन्स डिग्रेड कर दिए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और मारा है, इस बार मिसाइल फैसिलिटीज को भी हमने खत्म कर दिया। बार बार ट्रम्प कह रहे थे 80% नेवी खत्म, 80% सेना खत्म। तो वो इजराइल को ये डर लगा कि कहीं ट्रम्प पीछे तो नहीं हट रहे हैं, और पीछे ट्रम्प ना हटे इसके लिए फिर इजराइल एक प्लान लाया। उसने कहा कि देखो, लारीजानी को मार दिया जाए, और जो बासिज के जो इंटरनल पुलिस है उनकी, उसके चीफ सुलेमानी, इन दोनों को मार दिया जाए। साइमल्टेनियसली ईरान के ऊपर जो बासिज के पिकेट्स हैं, खासतौर पर तेहरान में, यानी बासिज जो इंटरनल पुलिस है इस्लामिक स्टेट की, तो वो उसको हम लोग जगह जगह जो उसकी मेजर पिकेट्स है वहां बॉम्बिंग करते हैं, और फिर प्रोटेस्टर्स को बाहर निकालें, जो इनके अपने प्रोटेस्टर्स हैं। 20-22 हजार, अगर 20,000 ही प्रोटेस्टर्स आ गए तेहरान में, तो वहां पर ये कयामत काट देंगे, और उसके बाद फिर एक स्थिति पूरी बदल जाएगी, और ट्रम्प के अंदर जो दुविधा है वो भी दूर हो जाएगी। फिर ट्रम्प और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रम्प बार बार इस बात को नेतन्याहू से उन्होंने कहा है कि ये जो जिस तरीके से जो हमसे वादा किया गया था कि ईरान में प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ेंगे हमले के बाद, ऐसा नहीं हुआ है। और हुआ क्यों नहीं कि जैसे अगर मान लीजिए 16 की रात को उन लोगों ने लारीजानी और सुलेमानी को मारा, उसके बाद 17 को जो प्रोटेस्ट होने थे, जो आईआरजीसी के नए लोग हैं वो तुरंत उन्होंने संभाला, और ये बात तय थी कि लारीजानी मारे जाएंगे तो उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो उन लोगों ने संभाला, और उन लोगों ने जनता जो बाहर आ रही थी रोज ईरान में इफ्तार के बाद,
वो 17 तारीख को इफ्तार के पहले आ गई सड़क, झंडा झंडा बैनर लेके। तो जब इफ्तार के पहले वो आ गई, 4 ही बजे से आ गई, तो फिर प्रोटेस्टर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो इकट्ठा हो। और नहीं तो ये बहुत बहुत सिनिस्टर प्लानिंग थी। और इससे इजराइल ये दिखाना चाहता था दुनिया को, ये देखो ईरान के अंदर रिजीम कितनी कमजोर हो गई है। और फिर वो जो ट्रम्प जो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया शामिल हो स्टेट्स ऑफ होमरूज के हमले में, जो वो हमला करेंगे, कोई आ नहीं रहा है सामने, यूरोप से वो गिड़गिड़ा रहे हैं, तो फिर ट्रम्प का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो लारिजानी की जो किलिंग है, ये ट्रम्प के कोऑर्डिनेशन में हुई, व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेशन में हुई, और यही प्लानिंग थी इनकी। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि ईरान के अंदर की पावर डायनेमिक्स बहुत हद तक बदल गई हैं, और आईआरजीसी के जो लोग हैं वो दरअसल सत्ता में आ गए हैं। और अब तो और ज्यादा जो ये लारिजानी सुलेमानी की डेथ के बाद सारे पुराने लोग देखिए एक एक करके इजराइल अमेरिका ने मार दिए। तो अब जो फोर्सेस आ रही हैं वो तो ऐसी हैं कि उनका नाम ही आपको नहीं पता चलेगा, उनसे बातचीत तो आप छोड़ दीजिए, उनका नाम ही नहीं पता चलेगा। और वो ज्यादा मतलब रेडिकल हैं, और ज्यादा वो कमिटेड हैं कि हम ईरान और इजराइल और अमेरिका को हम खत्म करें। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा जो इजराइल ने सोचा, जब ये फेल हो गया लारिजानी वाला, तो दूसरा उन्होंने सोचा कि इनकी ऑयल फैसिलिटीज पे मारो। ऑयल फैसिलिटीज पे ये मारेंगे, तो ये गल्फ की ऑयल फैसिलिटीज पे मारेंगे, और अमेरिकन बेसेस जो है वहां पर उन पे मारेंगे, और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ट्रम्प को हम फिर घसीट लेंगे एक एक जंग में। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो सदर्न पार्ट्स की जो बुशहर एरिया है उसकी ऑयल फैसिलिटीज पे मारा। लेकिन उसके बाद तुरंत जो ईरान ने एक रिस्पॉन्स दिया। जो रस लफन में कतार की जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है वहां पर अटैक हुआ। प्रिंस सुल्तान जो बेस है रियाद में, अमेरिकन बेस, उसमें सीधे हमला हुआ। उसके बाद जो सालेम बेस है कुवैत में, उस पर सीधे हमला हुआ। अल धफरा पे सीधे हमला हुआ, जो यूएई में यूएस का बेस है। जॉर्डन पे हमला हुआ, और फिर इसराइल में इस बार जो कल रात को जो अटैक्स हुए हैं उनकी खासियत यह है कि एयर डिफेंस इसराइल के लगता है खत्म हो गए, क्योंकि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई, सभी की सभी गिरी हैं। और पूरे इसराइल में इस समय तबाही का माहौल है। उधर हिजबुल्ला लगातार मार रहा है, कम से कम 5 मरकबा टैंक्स उसने उड़ाए हैं पिछले 24 घंटे में। और रॉकेट से भी हिजबुल्ला जो सेलेक्टेड एरियाज है नॉर्थ इसराइल के, उनको वो मार रहा है। उधर सेंट्रल इसराइल पे ईरान मार रहा है। तो ये देखिए, पूरा जो दांव है ये इसराइल का लेटेस्ट दांव फेल हो। तो ट्रम्प एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जो प्योर अमेरिकन हो, और जो इस युद्ध को बलपूर्वक रोक सकता हो। तो वो उन्होंने यही सोचा है कि खर्क आइलैंड पे हम एक स्पेशल मरीन एक्सपीडिशन करेंगे, और वहां पर उसके बाद यूरोपियन फोर्सेस से कहेंगे कि देखो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ईरान के अंदर नहीं घुसे हैं लेकिन हम पहुंच गए एक आइलैंड में, और अब तुम लोग स्टेट ऑफ हुर्मुज में अपनी वॉरशिप्स भेजो, अपनी जो तुम्हारी हिचक है उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो ट्रम्प का मिसकैलकुलेशन होने जा रहा है कि खर्क आइलैंड बहुत हेविली फोर्टिफाइड है। उसके साथ साथ वहां पर आईआरजीसी की फोर्सेस हैं, और उन्होंने उसको जैसे घेरा हुआ है कि वो ट्रम्प को पहले अंदर आने देंगे थोड़ी दूर तक, फिर उसको वहां एम्बुश करके वो अमेरिकन सोल्जर्स की भारी मात्रा में किलिंग करेंगे। ये एक पूरा एक ऑलरेडी आईआरजीसी ने इस तरह का एक अपना मैप बनाया हुआ है कि हम ऐसा होगा तो ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जंग लंबी चलने वाली, और ये मार्च के एंड तक से लेके अप्रैल के फर्स्ट वीक 15 अप्रैल तक ये जंग चलेगी। एक ही तरीका है कि ट्रम्प यूनिलैटरली सरेंडर करें, बिल्कुल अपने एक तरफा वो सरेंडर करें, और इसराइल को वो अपने हाल पे छोड़ दे, जो कि संभव है, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प के यहाँ रेजिग्नेशन शुरू हो गए हैं, और जो केंट था, जो इनका काउंटर टेररिज्म चीफ था, ये पावरफुल आदमी। मैं तुलसी गबार्ड का जो बयान है उस पर मैं आना चाहूंगी अमरीश जी। उसको आप कितना खतरनाक मानते हैं, खास तौर पर इतनी बड़ी ये जंग चल रही है। एक तो उन्होंने ये बात कही कि भाई वो परमाणु हथियार जो है वो नहीं बना रहे थे, परमाणु संयंत्र नहीं बना था ईरान, तो फिर हमला क्यों किया?
ये एक बड़ा सवाल है कि आप तो यही कह रहे थे ना कि भाई परमाणु संयंत्र बना सकता है और बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा था और इससे पहले वो सबको बर्बाद करता, हमने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो अमेरिका तक पर हमला कर सकता था। अब दूसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरह की मिसाइल बना रहे हैं, खासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का उन्होंने नाम लिया, जो अमेरिका तक हिट कर सकती हैं। तो क्या इससे क्या मतलब निकाला जाए और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इसमें घसीटना ये कितना डेंजरस है? ये क्या आगे की क्या फ्यूचर प्लान की तरफ कोई इशारा करता है? नहीं, ये देखिए क्या है कि अभी तो तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि तुलसी गबार्ड एंटी वॉर है, एंटी ईरान वॉर, तो वो एक तरह से ये मैसेज दे रही हैं कि ईरान से ज्यादा बड़े ऐसी फोर्सेस हैं जो एंटी अमेरिकन है, जैसे रशिया और चाइना उन्होंने नाम लिया। पाकिस्तान का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान तो आसिम मुनीर, ट्रंप से बहुत उनकी एक तरह से अच्छा राब्ता है और पाकिस्तान को वो अमेरिका अपना एलाई समझता है। लेकिन पाकिस्तान ने इधर ईरान के सवाल पे एक इंडिपेंडेंस दिखाई है वैसा भी अमेरिका की, हम ईरान की हेल्प करेंगे। नॉर्थ कोरिया तो क्योंकि रशिया और चाइना कैंप में है, तो इसलिए तुलसी गबार्ड का जो ये बयान था ये एक डिफ्लेक्शन वाला बयान था, क्योंकि वो थोड़ा ईरान वॉर से पीछे हटना चाहती। लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक बयान है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि अमेरिका एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है फिर से दुनिया पे कब्जा करने की। मतलब जैसे इंग्लैंड का कब्जा, यूरोप का कब्जा पूरी दुनिया पे था 19वीं शताब्दी में, और 1940 से लेकर 1950 के बीच दुनिया के ज्यादातर देश जो आज हम देख रहे हैं वो आजाद हुए यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से। फिर उसके बाद अमेरिका का दौर आया। अब अमेरिका भी वैसे ही कॉलोनियलिज्म चाह रहा है, चाहे वो किसी नाम पे हो, चाहे वो इसके नाम पे हो कि हम वहां रिजीम चेंज करेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो, या अब नया जो आया है न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास हैं हम उनको अटैक करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि एक लाइन खींच दी गई है कि अमेरिका अल्टीमेटली ईरान से पीछे हटे ना हटे वो अलग सवाल है, लेकिन वो जो रशिया और चाइना ने जिस तरीके से ईरान की मदद की और अमेरिका को नाको चने चबवा दिए, वो चाइना और रशिया को भी एक सबक सिखाना चाहते हैं। और वो सबक संभव नहीं है सिखाना जब तक पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को डील ना किया जाए। इंडिया का नाम देखिए उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि इंडिया को वो अपना एलाई ही समझते हैं कि इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भाई उनको कहना चाहिए इंडिया भी, लेकिन इंडिया को उन्होंने जानबूझ के दूर रखा, क्योंकि ये वही बात है कि इंडिया को हम एक दिन इस पूरे चाइना, रशिया और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनके खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। अब कितना इंडिया इस्तेमाल होगा या नहीं होगा वो एक अलग सवाल है। लेकिन इसके पीछे जो है जो रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पूरी एक कोशिश अमेरिका की है, ये तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट से झलकती। तो क्या आपको लग रहा है कि हम एक ऐसे तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा ना हो, जिसके बारे में मैं कहना नहीं चाहती, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को भी आप लास्ट रिजॉर्ट की तरह की टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या इन तमाम चीजों को आप पूरी तरह से नकारते हैं या आप इसकी कोई रत्ती बराबर भी पॉसिबिलिटी देखते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है इसकी। देखिए क्या है, ईरान के पास इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, और इजराइल ने अगर एक तरफा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया तब तो बवाल ही हो जाएगा। तब तो फिर पाकिस्तान से लेके, नॉर्थ कोरिया से लेके और ईरान के पास भी वो चीज है कि वो 24 घंटे 48 घंटे में एक बम तैयार कर सकते हैं न्यूक्लियर। तो फिर इजराइल पे छोड़ेंगे वो, और ये तय है कि वहां पर फिर एक दूसरी दिशा में चीजें चली जाएंगी न्यूक्लियर वॉर की तरफ। लेकिन अगर वो सिनारियो नहीं भी होता है, उसके पहले काम देखें क्या है। तो अभी जो बुशहर में जो हमले हुए हैं ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे, उस पे ईरान ने जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट में कई जगह उसने अटैक किया है, और अब एयर डिफेंसेस मिडिल ईस्ट के भी खत्म है। इसराइल में उसने कई जगह अटैक किया है। एक ऑप्शन ये है कि अगर एक फिर से ईरान ने हमला किया और इसराइल ने हमला किया ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे, तब फिर सऊदी अरब और सारे मिडिल ईस्ट के जो तेल के कुएं हैं वो
वो फिर जलेंगे। और फिर अभी फिलहाल दुनिया क्या फेस कर रही है, वो ये फेस कर रही है कि तेल है लेकिन तेल रुका हुआ है। ऑयल वो ये स्टेट ऑफ हुड में, लेकिन तेल है। वो उस दिन क्या होगा जब तेल नहीं रहेगा, जब तेल में आग लग चुकी होगी। दुनिया में 60% से ऊपर जो तेल है वो मिडिल ईस्ट से आता है। और रशिया और अमेरिका, इनके पास तो ऑयल है, चाइना भी अपना इंतजाम कर लेगा। लेकिन पूरे बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, उनकी गाड़ी ठप हो जाएगी। और इसके लिए सबसे जो गुनहगार है वो इजराइल, क्योंकि उसने शुरू किया। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पता चल सके। और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।